तो दोस्तों, क्या अमित शाह के सदन में ना आने से सच बदल जाएगा? क्या 20 जुलाई को दिए गए वो आदेश वापस हो जाएंगे जिनकी वजह से जंतर मंतर पर बच्चियों को पीटा गया? क्या पैलेट गन के जख्म भर जाएंगे? क्या टीयर गैस के गोले से बंद हुए फेफड़े दोबारा सांस लेने लगेंगे? क्या 22 बच्चे जो पेपर लीक की भेंट चढ़ गए वो वापस लौट आएंगे? नहीं दोस्तों, कुछ नहीं बदलेगा। लेकिन अमित शाह चुप हैं। अमित शाह सामने नहीं आ रहे हैं। संसद के मानसून सत्र को शुरू हुए तीसरा हफ्ता चल रहा है, लेकिन गृह मंत्री एक बार भी उस मुद्दे पर मुंह नहीं खोलते जिस मुद्दे ने पूरे देश को हिला दिया। और यही देश का सबसे बड़ा सवाल बनता जा रहा है। गृह मंत्री कहाँ हैं? अमित शाह छुप क्यों रहे हैं? इस्तीफा दें या फिर देश के सामने आकर के जवाब दें? दरअसल पूरा माजरा यह है दोस्तों कि 21 जुलाई से मॉनसून सत्र शुरू हुआ था और उसका पहला ही दिन उथल पुथल भरा रहा था। एक दिन पहले यानी कि 20 जुलाई को जंतर मंतर पर पेपर लीक के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे छात्रों पर दिल्ली पुलिस ने बर्बर तरीके से लाठीचार्ज किया था। बच्चियों को पुरुष पुलिसकर्मियों ने पीटा, पैलेट गन दागी गई, आंसू गैस के गोले छोड़े गए, सोनम वांगचुक जैसे बुजुर्ग को घसीट करके हिरासत में लिया गया। और ये सब हुआ किसके इशारे पर? दिल्ली पुलिस केंद्रीय गृह मंत्री के अधीन आती है, यानी सीधा सीधा जिम्मेदार गृह मंत्री अमित शाह हैं। बस उसी दिन से पूरा देश एक ही सवाल पूछ रहा है, शाह इस्तीफा कब देंगे? और उसी दिन से अमित शाह ने संसद में जाना तो नहीं छोड़ा, लेकिन सदन के अंदर मुंह खोलना बंद कर दिया है। सदन पहुंचते हैं, फोटो खिंचवाते हैं, बैठक में शामिल होते हैं, लेकिन जैसे ही विपक्ष सवाल पूछता है तुरंत गायब हो जाते हैं। ये कोई 1-2 दिन की बात नहीं है, पूरे 15 दिन से ज़्यादा हो चुके हैं और अभी तक सदन के फ्लोर पर एक बार भी बच्चों पर हुए लाठी चार्ज के मुद्दे पर बयान नहीं दिया गया है। सोमवार 4 अगस्त को भी यही नज़ारा था। जैसे ही लोकसभा शुरू हुई, विपक्षी सांसद पोस्टर लेकर के विल में उतर आए। हाथों में तख्तियां थी जिन पर लिखा था, गृह मंत्री कहाँ हैं? अमित शाह सदन में आओ, देश को जवाब दो। समाजवादी पार्टी के सांसद डिम्पल यादव, धर्मेंद्र यादव और तमाम कांग्रेस सांसद सदन में मकर द्वार के पास इकट्ठा हुए। और मज़ेदार बात यह है कि इन सांसदों ने अपने साथ प्रतीकात्मक रूप से चंदा दान बॉक्स तक ले आए। उन डिब्बों पर लिखा था राम मंदिर चंदा। कुछ सांसदों ने खुद डिब्बों में पैसे डाले, यानी कि सांकेतिक रूप से बताया कि जनता ने जो पैसे दिए थे उनकी चोरी हो गई है। और सरकार चुप है। नारे गूंज रहे थे, चंदा चोर गद्दी छोर। अमित शाह सदन में आओ, ये दृश्य पूरे देश ने देखा। गृह मंत्री का कोई जवाब नहीं आया। सिर्फ लोकसभा नहीं, राज्यसभा भी लगातार बाधित होती रही। दोनों सदनों में हंगामे की वजह से कार्रवाई दोपहर 2 बजे तक स्थगित करनी पड़ी। लेकिन इस पूरे हंगामे के बीच सरकार ने चालाकी से 2 बिल पेश कर दिए। एक इंडियन स्टैटिस्टिकल इंस्टीट्यूट बिल 2026 और दूसरा बैंकर्स बुक्स एविडेंस बिल 2026। यानी कि जब जनहित के सवालों पर बात नहीं करनी है तो शोर के बीच अपने काम के बिल पास करा लिए जाते हैं। यही तो मोदी सरकार का असली मॉडल है। जनता के सवालों से भागो, अपने काम के बिल चुपके से पास करो। दोस्तों, समझने वाली बात यह है कि अमित शाह पहले ऐसे नहीं थे। पहले तो अमित शाह बड़े ही गर्व से हर मुद्दे पर बयान देते थे। अनुच्छेद 370 हटाया तो सदन में आकर के घंटों बोले। नागरिकता संशोधन कानून पर घंटों भाषण दिया। कृषि कानूनों पर भी बयान दिए। लेकिन बच्चों की पिटाई पर मुंह नहीं खोल पा रहे हैं। पैलेट गन दागने पर मुंह नहीं खोल पा रहे हैं। यहाँ तक कि जब सरकार ने आधिकारिक तौर पर यह कहा है कि पुलिस ने पैलेट गन नहीं दागी है, केवल आंसू गैस का इस्तेमाल किया गया है, तब भी अमित शाह खुद सामने आकर के बात नहीं कर पाए हैं। पूरे देश ने वीडियो देखे हैं जिनमें पैलेट गन साफ दिख रही है। पूरे देश ने घायल बच्चों के जख्म देखे हैं। तो फिर सरकार किसे मूर्ख बनाना चाहती है, जनता को या खुद को? अब ज़रा सवाल ये उठता है कि अमित शाह क्यों नहीं आ रहे सदन में। मेरा मानना है दोस्तों कि इनके 2-3 कारण हैं। पहला कारण ये है कि उनके पास कोई जवाब नहीं है। जब आपने आदेश दिया था तब आपको लगा होगा कि इससे प्रोटेस्ट खत्म हो जाएगा, बच्चे डर जाएंगे, लेकिन उल्टा हुआ। प्रोटेस्ट पूरे देश में फैल गया। हर राज्य में लोग सड़कों पर उतरे। हर विपक्षी पार्टी एक साथ खड़ी हो गई। खुद बीजेपी के अंदर सुब्रमण्यम स्वामी जैसे नेता इस्तीफे की मांग करने लगे। बीजेपी के प्रवक्ता शहजाद पूनावाला ने पार्टी छोड़ दी। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा हो गया। ये सब इशारे साफ थे कि सरकार को बहुत बड़ा नुकसान हो चुका है। दूसरा कारण यह है कि अगर अमित शाह सदन में आते और बयान देते तो उन्हें झूठ बोलना पड़ता। पैलेट गन नहीं चली ये कहना होता, बच्चियों को नहीं पीटा ये कहना होता, सोनम वांगचुक को नहीं घसीटा ये कहना होता। लेकिन ये सब वीडियो सबूत के तौर पर मौजूद हैं, इसीलिए झूठ बोलेंगे तो पकड़े जाएंगे, सच बोलेंगे तो जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी। और जिम्मेदारी लेने का मतलब है इस्तीफा। तो अच्छा है कि सदन में ही ना आया जाए। तीसरा कारण है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अमित शाह को साफ बचाने का फैसला किया है। मोदी जी को अमित शाह में अपना उत्तराधिकारी दिखता है। मोदी जी की उम्र हो चुकी है, कब तक कुर्सी पर रहेंगे? इसीलिए वो चाहते हैं कि जब वो हटे तो कुर्सी अमित शाह को मिले। और अगर बच्चों के मामले पर अमित शाह का इस्तीफा हो गया तो प्रधानमंत्री कैसे बनेंगे?
इसीलिए मोदी जी ने पूरा दांव लगाया है अमित शाह को बचाने पर, और अमित शाह भी समझते हैं कि सदन में जाने से कुर्सी जा सकती है और सदन में न जाना ही बेहतर होगा। लेकिन दोस्तों, इस पूरी रणनीति में एक बड़ा नुकसान हो रहा है। जनता का भरोसा टूट रहा है, लोकतंत्र का मजाक बन रहा है। संसद जो जनता के सवालों का सबसे बड़ा मंच है, वहाँ जनता के प्रतिनिधि सवाल पूछ रहे हैं और गृह मंत्री जवाब नहीं दे रहे हैं। ये लोकतंत्र नहीं है, ये तानाशाही है। अब जरा एक और पहलू देखिए। एक तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इंस्टाग्राम पर रील बना करके कहते हैं कि मैंने बच्चों को माफ़ कर दिया, जिन्होंने भी अभद्र भाषा का इस्तेमाल किया वो मेरे बच्चे हैं, मैं उन्हें गले लगाता हूँ। बहुत ही विशाल हृदय की बात करते हैं। लेकिन दूसरी तरफ उसी वक्त दिल्ली पुलिस यानी कि अमित शाह की पुलिस उन्हीं बच्चियों के घर के चक्कर लगा रही है, FIR लिख रही है। नोएडा की 15 साल की एक बच्ची को माफ़ी मांगने वाला वीडियो जारी करने पर मजबूर किया गया। एक तरफ मोदी माफ़ कर रहे हैं, दूसरी तरफ शाह अरेस्ट कर रहे हैं। ये कैसा दोहरा किरदार है। और अब सबसे बड़ी खबर आ रही है दोस्तों, जो पूरे देश में हड़कंप मचा सकती है। कॉकरोच जनता पार्टी के संस्थापक अभिजीत दीपके की गिरफ्तारी की खबरें चल रही है। कहा जा रहा है कि दिल्ली पुलिस और यूपी पुलिस के बीच समन्वय बनाया जा रहा है। दीपके को कभी भी उठाया जा सकता है। दीपके 5 अगस्त को यानी कि कल संभाजी नगर में CJP की एक बड़ी मीटिंग बुला रहे हैं, जिसमें यह फैसला होगा कि CJP अब औपचारिक तौर पर राजनीति में उतरे या यूथ रिस्पॉन्स ग्रुप बनी रहे। BJP को इससे बहुत डर लग रहा है, क्योंकि अगर दीपके पॉलिटिक्स में उतर गए तो 2029 में BJP के लिए ये बहुत बड़ा खतरा बन जाएगा। इसलिए BJP हर तरीके से दीपके को रोकने की कोशिश में लगी है। पहले उनकी छवि बिगाड़ने की कोशिश हुई। BJP के प्रवक्ता कहते रहे कि दीपके को विदेशी फंडिंग मिल रही है, वामपंथी संगठनों से जुड़े हैं, राष्ट्र विरोधी हैं। संघ के अतुल्य मैंने संभाजी नगर के मंच से पूरा प्रोटेस्ट देश विरोधी घोषित कर दिया। ये सब बदनामी की मुहिम थी। अब अगला कदम गिरफ्तारी हो सकती है। दीपके की मां ने खुद कहा है कि हमें डर लगता है, 40 दिन से चैन की नींद नहीं आई है। सुबह उठ करके मोबाइल देखने से डर लगता है कि कोई परेशान करने वाला वीडियो ना दिख जाए। एक मां का ये बयान इस सरकार की क्रूरता को दिखाता है। जिस बच्चे ने बीमारी में भी सलाइन लगवा करके बारिश में जंतर मंतर पर संघर्ष किया, उसकी माँ को आज हर पल डर में जीना पड़ रहा है, और ये डर पैदा कर रहे हैं वही अमित शाह और उनके गृह मंत्रालय की मशीनरी। दोस्तों, संसद में जो प्रदर्शन हो रहा है वो सिर्फ 1-2 मुद्दों पर नहीं है, कई मुद्दे एक साथ जुड़ चुके हैं। पहला मुद्दा है बच्चों पर हुई पुलिस बर्बरता का, दूसरा मुद्दा है पेपर लीक के कारण 22 बच्चों की जान जाने का, तीसरा मुद्दा है राम मंदिर के चंदा चोरी का। इसमें अनिल मिश्रा जैसे लोगों पर आरोप लगे हैं। वो ट्रस्ट से इस्तीफा दे चुके हैं, लेकिन कार्रवाई कुछ नहीं हुई है। चौथा मुद्दा है बिहार के वोटर लिस्ट का, जिसमें 27 लाख लोगों के नाम काटे जाने का दावा है। पांचवा मुद्दा है 130वें संशोधन बिल का, जिसे विपक्ष कहती है कि ये BJP की वॉशिंग मशीन जैसी है, यानी 30 दिन में किसी भी मंत्री को हटाने का प्रावधान, जिसे विपक्ष के मुख्यमंत्रियों पर इस्तेमाल किया जा सकता है। ये सब मुद्दे एक साथ मिलकर के सरकार पर भारी पड़ रहे हैं, और इन सब में से एक ही आदमी जो सबका जवाब दे सकता है वो है अमित शाह। लेकिन अमित शाह गायब हैं। दोस्तों, पिछले कुछ महीनों का इतिहास देखिए। मानसून सत्र जुलाई 2025 में भी हंगामेदार रहा था। तब ऑपरेशन सिंदूर और पहलगाम हमले पर बहस हो रही थी। उस बहस के दौरान भी अमित शाह जब बोलने खड़े हुए तो विपक्ष ने कहा प्रधानमंत्री आएं। इसी तरह दिसंबर 2024 में जब अमित शाह ने डॉक्टर अंबेडकर पर टिप्पणी की, तब भी विपक्ष ने माफ़ी मांगने की मांग की थी, लेकिन शाह ने माफ़ी नहीं मांगी थी। यानी अमित शाह की पूरी शैली ये है कि विपक्ष को हल्के में लो, माफ़ी मांगने से बचो, जवाबदेही से भागो, और यही रणनीति अब उनके गले की फांस बनती जा रही। दोस्तों, 2024 के आम चुनाव में BJP बहुमत से चूक गई थी, 240 सीटों पर सिमट गई थी, जबकि नारा 400 पार का लगाया गया था। तब से BJP की कमजोरी सामने आती जा रही है। बिहार से बांकीपुर सीट पर BJP हारी है, कई उपचुनावों में हार का सामना करना पड़ रहा है, और अब ये छात्र आंदोलन एक और बड़ा झटका दे रहा है। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री C. जोसेफ विजय ने छात्रों पर लगी सारी FIR वापस लेने का ऐलान कर दिया है। ये BJP शासित राज्यों के लिए बहुत बड़ी चुनौती है। अब हर जगह से आवाज़ उठ रही है कि जब तमिलनाडु में FIR वापस हो सकती है तो यूपी में क्यों नहीं, बिहार में क्यों नहीं, मध्य प्रदेश में क्यों नहीं। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने खुले तौर पर कहा है कि 10 दिन पहले आपने बच्चों की हड्डियां तोड़ी, अब जब आंदोलन खत्म हो गया है तो FIR करा रहे हो। बदले की भावना से एक्शन लिया जा रहा है। खड़गे ने प्रधानमंत्री मोदी को टैग करके साफ कहा है कि अगर आप में ज़रा भी शर्म बची है तो अमित शाह का इस्तीफा लीजिए। राहुल गांधी ने कहा है कि तुम भारत का अतीत हो, भारत के भविष्य के साथ ज़रा संभल करके पेश आओ। ये दोनों बयान बहुत भारी हैं। ये बयान बताते हैं कि विपक्ष अब एकजुट है और वो अमित शाह के इस्तीफे से
कम पर मानने वाला नहीं है। दोस्तों सबसे बड़ी बात यह है कि जो सांसद संसद में आवाज़ उठा रहे हैं वो जनता की भावना का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। हर घर में माँ बाप बैठे हैं जिनके बच्चे नीट की तैयारी कर रहे हैं, हर घर में युवा हैं जो नौकरी की तलाश में है, हर घर में कोई ना कोई है जो सरकार से जवाब चाहता है कि आखिर देश किधर जा रहा है, और उन सब की आवाज़ संसद में गूंज रही है। लेकिन गृह मंत्री सुनना नहीं चाहते। जब गृह मंत्री ही जनता की आवाज़ सुनने से मना कर दे तो लोकतंत्र कहाँ बचा? ये तो एक तंत्र हो गया। अगर अमित शाह अगले कुछ दिनों में भी संसद में नहीं आते हैं तो विपक्ष का अगला कदम क्या होगा? मेरा अंदाजा है कि विपक्ष अब अविश्वास प्रस्ताव लाने की तैयारी करेगा, यानी संसद में औपचारिक तौर पर प्रस्ताव लाया जाएगा कि अमित शाह को हटाया जाए। हालांकि बहुमत के आधार पर यह प्रस्ताव पास नहीं होगा क्योंकि एनडीए के पास संख्या ज़्यादा है, लेकिन ये पूरे देश के सामने एक बड़ा राजनीतिक संदेश देगा। दूसरा कदम ये हो सकता है कि विपक्ष सुप्रीम कोर्ट में जाए, पीआईएल दायर की जा सकती है कि पुलिस बर्बरता की न्यायिक जांच हो, दिल्ली पुलिस पर एनएचआरसी जांच बैठे। तीसरा कदम ये हो सकता है कि विपक्ष सड़क पर उतरे, भारत बंद का आह्वान किया जा सकता है, और सबसे अहम बात की जनरेशन जेड का दूसरा प्रोटेस्ट फिर से जंतर मंतर पर हो सकता है। इस बार का प्रोटेस्ट पहले से बहुत बड़ा होगा क्योंकि जिन बच्चों ने मार खाई है वो अब पीछे हटने वाले नहीं है, जिन बच्चियों को रेप की धमकियां मिल रही है वो अब चुप बैठने वाली नहीं है, जिन घरों में डर बैठा है वो अब दहलीज नहीं छोड़ेंगे। इस बार जो आंदोलन उठेगा वो अमित शाह की कुर्सी के लिए ही नहीं बल्कि मोदी की कुर्सी के लिए भी खतरा बन सकता है। अब जरा एक बात और दोस्तों, जिस मॉनसून सत्र में इतनी हलचल हो रही है वो सत्र चलता तो 21 अगस्त तक है, लेकिन जिस तरह से हालत बन रहे हैं सरकार शायद पहले ही सत्र समाप्त कर दे। पहले भी ऐसा हुआ है कि जब सवाल कठिन हो जाते हैं तो सत्र जल्दी खत्म कर दिया जाता है। इसी को ट्रिन कांग्रेस के डेरेक ओब्रायन ने पहले कहा था कि पार्लियामेंटोफोबिया यानी कि संसद से डर। मोदी सरकार को पार्लियामेंट फोबिया है, संसद के सामने पेश होने से डर लगता है, सवालों का जवाब देने से डर लगता है, इसीलिए संसद जल्दी खत्म करा दो। ये है नया भारत जहां प्रधानमंत्री विदेश जाकर के विश्वगुरु का दावा करते हैं लेकिन अपनी संसद में जनता के सवालों का जवाब देने से भागते हैं। जहां गृह मंत्री एक तरफ बुलडोजर की ताकत दिखाते हैं वहीं दूसरी तरफ सदन के अंदर जाकर के एक शब्द भी नहीं बोल पाते। जहां वादा किया जाता है 400 पार का लेकिन असल में 240 पर सिमट जाते हैं। जहां माफ़ी दी जाती है इंस्टाग्राम पर लेकिन एफआईआर लगती है थाने में। ये सब विरोधाभास अब जनता के सामने आ चुका है और यही वजह है कि सुब्रमण्यम स्वामी जैसे बीजेपी नेता भी बगावत पर उतर आए हैं। सुब्रमण्यम स्वामी ने साफ कहा है कि नरेंद्र मोदी ने भारतीय राजनीति में इतनी गंदगी फैला दी है कि जिसे बयान नहीं किया जा सकता है। ये बीजेपी के अपने आदमी का बयान है, यानी अंदर की बगावत भी शुरू हो चुकी है। और सबसे बड़ा सवाल ये है कि क्या मोहन भागवत और आरएसएस अब हस्तक्षेप करेंगे? संघ 100 साल पुरानी संस्था है। संघ अपनी बेटी बीजेपी को इस तरह डूबते हुए नहीं देख सकता। पहले भी संघ ने अटल बिहारी वाजपेयी, आडवाणी, मुरली मनोहर जोशी जैसे बड़े नेता को मैनेज किया है। अब मोदी और शाह की बारी हो सकती है, लेकिन ये सब धीरे धीरे होगा, रातों रात नहीं हो सकता। संघ का तरीका थोड़ा धीमा है, पहले संकेत फिर सलाह फिर फैसला। कुल मिलाकर के आज की तस्वीर यह है दोस्तों कि संसद के मानसून सत्र में गृहमंत्री अमित शाह गायब हैं। विपक्ष लगातार उनके बयान की मांग कर रहा है, पोस्टर लहरा रहे हैं, नारे लग रहे हैं, हंगामा हो रहा है, लेकिन अमित शाह मौन है। एक तरफ प्रधानमंत्री माफ़ी की रील बना रहे हैं, दूसरी तरफ पुलिस बच्चियों के घर के चक्कर लगा रही है, अभिजीत दीपके की गिरफ्तारी की अफवाहें उड़ रही है। कल संभाजी नगर में सीजेपी की बड़ी मीटिंग है। तमिलनाडु में विजय ने एफआईआर वापस लेने का साहसिक फैसला लिया है, लेकिन बीजेपी शासित राज्यों में एफआईआर अभी भी बरकरार है। और सबसे बड़ी बात, अब देश की जनता समझ चुकी है कि अमित शाह के छुपने से सच नहीं बदलेगा। न 20 जुलाई का लाठीचार्ज मिटेगा, न बच्चियों की चीखें भूली जाएंगी, न पैलेट गन के जख्म भरेंगे। इस मामले पर आप लोगों की क्या राय है नीचे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। क्या अमित शाह को इस्तीफा देना चाहिए? क्या मोदी सरकार को अब जवाबदेही समझ में आएगी? क्या दीपके की गिरफ्तारी होगी? क्या 2029 में बीजेपी सत्ता से बाहर होगी? अपने विचार जरूर लिखिएगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। दोस्तों अभी के लिए बस इतना ही, देखते रहिए बुद्धा इंस्पायर्ड। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।